तो क्लास 9th वालों, ये रहा आपकी सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का मॉडल पेपर। इसको पूरा कंप्लीट करके जाना। देखो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बताते जाऊंगा। देखो इस तरीके से आपके इस पैटर्न पर आपका पेपर जो है आने वाला है। एंड ये आप अगर कंप्लीट करके चले गए ना, तो मैं कह रहा हूँ पूरे के पूरे नंबर आप अपने एग्जाम में लेकर के आओगे। एंड देखो ये इंपॉर्टेंट मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही आपने जो जो सारा साल भर पढ़ा है वो आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने इस तरीके से पेपर का पैटर्न रहेगा। एंड आपके पेपर में टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो 23 रहेंगे। एंड आपके जो इसमें पेजेस हैं वो 9 बताए गए हैं। आपका पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है, और आपको समय वही 3 आवर्स का मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आपके सामने निर्देश दिए जाते हैं जो कि कहते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब 1 से लेकर के 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता ही रहा हूँ। 1 से 5 तक आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 नंबर के। 6 से 17 तक 2 नंबर के प्रश्न है। 18 से 20 तक 3 और 21 से 23 तक 4 नंबर के। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु है, यानी कि मैंने कहा कि मॉडल पेपर। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी। ठीक, अब अगले हम पृष्ठ पर चलते हैं एंड आपके क्वेश्चन देख लेते हैं एंड एक एक करके कंप्लीट भी कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले आपके आ जाते हैं यहाँ पे 6 अंक के रूप में। सबसे पहले आपके आ जाते हैं यहाँ पे सही विकल्प, है ना। सही विकल्प का चयन आपको करना होता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको पूछा है भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो भारत किस महाद्वीप में है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप सभी को पता होगा कि भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है ना। तो याद रखना एशिया के दक्षिण भाग में भारत है। अगला है आपका भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाले क्षेत्र कौन कौन सी हैं? तो मध्य भारत, हिमालय। प्राकृतिक वनस्पति की बात करी जा रही है ना, तो ये कौन सा है? मध्य भारत, हिमालय, मरुस्थल या उपरोक्त सभी। तो मध्य भारत में सबसे ज्यादा जो कहें कि प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पे भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? जनसंख्या घनत्व की बात करी जा रही है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार। तो बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो भारत से भी ज़्यादा है पड़ोसी देशों में। अगला है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो 1780 में, 1890, 1789, 1960। तो आप पढ़ते ही आए होंगे 1789 में फ्रांस की क्रांति जो है आरंभ हुई। अगला है आपका द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था सामंतवाद, समाजवाद या फिर पूंजीवाद, साम्राज्यवाद। तो द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध जो था आपका यहाँ पे वो समाजवाद से था। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस। तो ये आपके सामने रहेगा यहाँ पे जर्मनी, है ना। तो इस तरीके से आपके होते हैं 6 नंबर के आंसर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर जो आपके एमसीक्यू होते हैं। सही विकल्प कंप्लीट। अब यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र भी। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे देखो इंग्लिश मीडियम वालों के दिए गए हैं इस तरीके से। आपको मैंने आंसर बता ही दिए हैं, वही लगा लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसका जुकाम और खांसी की दवा के लिए खलसन पादप का, है ना, किस पादप का उपयोग किया जाता है? तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताएं तो पीपली, है ना, पीपली का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, इसको याद रखना। अगला आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, कितने परसेंट थी? तो 82.14% आपको इसका आंसर लिखना है। अगला है द सोशल कॉन्ट्रैक्टर खालिस्तान रचना है। तो जीन जुक्कू एस की रचना है, किसकी? देखो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखिएगा, जीन जुक्कू एस। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे है, दबा लो अगले पेपर की तैयारी के लिए। अगला आपका प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया, तो किसको ठहराया गया भाई? तो आर्च ड्यूक को। किसको? आर्च ड्यूक आपको इसका आंसर रखना है याद, है ना, आर्च ड्यूक। इनका पूरा नाम थोड़ा लंबा है। आर्च ड्यूक कार्डिनैंक की हत्या, है ना, मतलब उनकी हत्या के रूप में इसको ठहराया गया। आर्च ड्यूक याद रखिएगा। वन सेवा की स्थापना वर्ष कब हुई? तो खालिस्तान में की गई थी, तो बस 1966 में की गई थी। अगला आपका है मसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निलोत जनजाति। इसका अर्थ क्या होता है? निलोत जनजाति होता है, इसका राइट आंसर रहेगा निलोत जनजाति को मासाई शब्द से यहाँ पे क्या कहें कि इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे इतने आंसर कंप्लीट। एंड आगे भी आपके यहाँ पे देखो इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंड देखो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलो। एंड देखो यहाँ से हमारी सही जोड़ियाँ आ जाती हैं जो कि आपकी 6 नंबर में पूछी जाती है ना। तो ऊपर इंग्लिश मीडियम के आपके दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पे सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर है आपकी 2 आब, तो वो सामने ही इसकी जोड़ी मिल रही है, फर्स्ट की फर्स्ट से ही मिल रही है। सेकंड की फुल बिल्कुल सेकंड की सेकंड से मिल रही है। थर्ड का बिल्कुल सामने ही मिल रही है, मतलब सामने ही सभी के आंसर यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये रहेंगे। देखो धारा किसी दस्तावेज का, है ना, हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, है ना। तो इस तरीके से भी दे देते हैं परीक्षा में, ताकि बच्चे 1-2 गलत करेंगे, मतलब आपने एक गलत करी तो आपकी 2 गलत होने, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखना, सभी के सामने उनके आंसर दिए गए हैं।
और ये रहेंगे आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ना, बिल्कुल सामने आंसर है। आगे आप देख पा रहे होंगे एक वाक्य या शब्द में उत्तर आपको लिखना है। 6 नंबर में आपके आंसर यहाँ पे पूछे गए हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो भाई तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आब, है ना। तो ये आंसर याद रखना। अगला है जेट स्ट्रीम क्या है? तो पृथ्वी से मतलब कुछ ऐसी हवाएं है ना, तेजी से जो बहने वाली घूमने वाली हवाएं होती हैं वायुमंडल में, वो जेट स्ट्रीम पवनें जिन्हें हम कहते हैं ना। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखिएगा, मैं आपको आंसर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, देख सकते हो यहाँ पे। देखो सेकंड का है, पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवाएं या धाराएं जो कि जेट स्ट्रीम पवनें कहलाती हैं, जेट स्ट्रीम कहलाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है आपका सेक्शन किस में, कौन से में? 17 में। ठीक है। तो अनुच्छेद कौन सा लिख देना है आपको? 17 में। अनुच्छेद लिखिएगा फिर 17 लिख देना। अगला है, निर्धनता से क्या आशा है? निर्धनता से आशा क्या है? तो इसको किस तरीके से परिभाषित करना है आपको? स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव, मतलब पूरी तरीके से जो मूलभूत आवश्यकता होती हैं वो व्यक्ति के पास ना होना, वो निर्धनता को यहाँ पे बताता है। और चलिए अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं, मनरेगा, हाँ ना, क्वेश्चन दिया गया है मनरेगा का आशय क्या है? और 5वें नंबर का यह प्रश्न है। देखो तो 5वें नंबर का प्रश्न आपको मनरेगा के बारे में जरूर से पढ़ लेना है ना। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ये थी एंड 100 दिन के रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती थी। इसका आंसर ये रहेगा ना। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है कि बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, समझाइए। तो ये रहेगा आपके सामने बफर स्टॉक का उद्देश्य, देख सकते हो यहाँ पे। बफर स्टॉक में फसलों का मूल्य निर्धारण न्यूनतम सीमा से कम ना हो, है ना। इस तरीके से इसका उद्देश्य होता है ताकि वो एक तरीके से रहे तो निर्धारित मूल्य उसमें कम ना हो, बना रहे। अगला प्रश्न नंबर 6 आ जाता है अपना, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए ना। 2 नंबरी प्रश्न है। अथवा में अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है ना, अरावली और, चलिए तो मैं आपको 6वें नंबर के प्रश्न का उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए अरावली और विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में कौन सा पठार है? तो वो है आपका मालवा का पठार। इसका आंसर आपको क्या लिख देना है? मालवा का पठार। इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर रहेगा एंड इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका 7वें नंबर का, नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो नमामि गंगे परियोजना क्या है? 2 नंबर में पूछा गया है। एंड अथवा में है नमामि देवी नर्मदे क्या है? तो आपको सभी पता है नमामि देवी नर्मदे तो नदी है। और ये यहाँ पे नमामि गंगे परियोजना पूछी गई है, तो ये क्या है? तो चलिएगा यहाँ से हम देख लेते हैं इसका 7वें का आंसर नमामि गंगे परियोजना के बारे में। तो यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है कि भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य पवित्र गंगा नदी को पुनर्जीवित करना है। इस तरीके से इसका आंसर लिखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। कोई 2 लिखना है तो आपको, तो कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, है ना। तो एपी और उड़ीसा आप लिख सकते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, है ना। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है जेट पवने क्या है ना। तो जेट स्ट्रीम पवने वही आपको आंसर लिखना है जो मतलब बहने वाली धाराएं हवाओं की है ना, तो वो होती हैं। अगला 9वें नंबर का प्रश्न है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? देखो एक एक क्वेश्चन को कर लेना, मैं एक एक का आंसर आपको बताते चल रहा हूँ। अभी 2 नंबर में प्रश्न है, मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो ये रहेगा आपके सामने आंसर, जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर प्रति वर्ष होने वाली मौतों की संख्या को मृत्यु दर यहाँ पे कहा गया है। ये रहेगा 9वें का आंसर। स्क्रीनशॉट कर लेना एंड जानकारी टीच चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख सकते हो। एंड इसके अथवा में पूछा गया कि प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार से प्रभावित करता है? तो प्रवास होगा लोगों का तो जनसंख्या मतलब कमेगी उस क्षेत्र की। तो ये इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना, कर लेना ऐसे। अगला प्रश्न है आपका, वन विनाश किसे कहते हैं ना। 2 नंबरी प्रश्न है। अथवा में स्लीपर से क्या आशा है ना। तो ये रहेगा आपके सामने वन विनाश। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ये रहेगा, देखो स्लीपर को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो 10वें का हम वन विनाश का देख रहे हैं। रेल की पटरी के आधार पर आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं ना। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। तो वन विनाश एक तरीके से वनों को खत्म करना है ना। तो ये वनों को काटा जा रहा है, शहरीकरण किया जा रहा है, तो ये वन विनाश कहलाता है। अगला है आपका, बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं? अथवा में है प्रतिभूमि नियमावली को की महत्वपूर्ण बातें समझाइए, है ना। तो इसका आंसर आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए बंजारा समुदाय किसे कहते हैं, प्रतिभूमि नियमावली को महत्वपूर्ण बातें लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपको जरूर से कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना है ना। और अगला प्रश्न पूछा गया, संविधान सभा से क्या आशय है ना। तो संविधान सभा से क्या आशय होता है, देखो तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे अथवा का आंसर बता रहा हूँ, है ना। संघीय व्यवस्था, है ना, संघीय सरकार किसे कहते हैं? तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना है। देखो ये रहेगा आपके सामने, है ना, ये रहेगा आपका आंसर कंप्लीट 12 का अथवा का, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका कौन सा पूछा गया, आम चुनाव क्या होते हैं लिखिए ना। इसका आंसर जरूर से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो आम चुनाव क्या होते हैं, तो उपचुनाव क्या है लिखिए, है ना। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आम चुनाव का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। देखो तो सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे आम चुनाव कहते हैं। तो इसका आंसर ये रहेगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है
कि धर्मनिरपेक्ष चुनाव क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है लिखिए ना, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है लिखिए ना। तो किसी एक का उत्तर लिखना है आपको। तो आप किसका आंसर याद रखिएगा यहाँ पे, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है इसको याद कर लेना, एंड इसे तो कर ही लेना है कि उपचुनाव क्या होता है। ये रहेगा आपका सामने धर्मनिरपेक्ष चुनाव, देखिएगा ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे कंप्लीट कर लेना। एंड अगला क्वेश्चन आपका संवैधानिक, देखो एक हमारा मौलिक अधिकार ये है कि इसको आपको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है, ये कर लेना। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है छोटे किसान, है ना, छोटे किसान किसे कहते हैं, और अथवा में हम मझोले और बड़े किसान किसे कहते हैं, यानी कि छोटे यानी कि लघु किसान की बात करी जा रही है इसमें, है ना। तो मझोले और बड़े किसान के बारे में कंप्लीट कर लेना। एंड हम देख लेते हैं इसका आंसर छोटे किसान को। इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, ये रहेगा आपके सामने। लघु किसान वह किसान है जिनके पास खेती करने योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम होती है, मतलब 1-2 हेक्टेयर के बीच बीच में कह लो, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगी 10% किसानों की संख्या केवल है ना। अगला है हमारा निर्धनता की रेखा से क्या आशा है ना, निर्धनता की रेखा क्या है, भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखे ना। सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले राज्यों के नाम लिखने हैं, तो कौन कौन से हो जाते हैं वो हमारी। फर्स्ट तो देखो, अगर गरीब के लिखना है, गरीब जनसंख्या वाले राज्य है ना, तो बिहार हो जाएगा, झारखंड और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इस तरीके से आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं ना, ये 3 राज्यों के नाम उनके हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे कि खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, 2 नंबरीय प्रश्न है। अथवा में है बंगाल के अकाल से अधिक कौन कौन लोग प्रभावित हुए थे, मतलब बंगाल में जब अकाल पड़ा था तो सबसे अधिक कौन कौन से लोग जो है प्रभावित हुए। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर, खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो खाद्य सुरक्षा की जरूरत कई उद्देश्यों के लिए होती है। सबसे मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति को खाली पेट नहीं सोना पड़े, है ना। इस तरीके से इसका आंसर पूरा कर लेना। अगला प्रश्न आपका आ जाता है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए, है ना। और इसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है या उसकी संज्ञा क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर इस तरीके से आपको लिखना है कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है क्योंकि 3 बिंदुओं में स्पष्ट है। यहाँ पे इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये रहेगा आपके सामने। देखिए थोड़ा आंसर इधर उधर हो गया इसका, लगता है मुझे। देखिए इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि देखो भारत एक बड़ा देश है, यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं ना, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी एकता में रहते हैं एक तरीके से, है ना। एंड देखो यहाँ पे हर एक प्रकार का मौसम है और भारत बहुत ही बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख लीजिएगा इसका, है ना। और यहाँ तक होते हैं हमारे कंप्लीट। अब देख लेते हैं हम आगे के आंसर आपके, जो कि आपका पूछा गया यहाँ पे 19 नंबर पेज पे, 19 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, 2 परिवर्तन लिखिए। तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, देख सकते हो यहाँ पे। तो ये रहेगा अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा किए गए कुछ बदलाव, है ना, इस तरीके से शामिल है। तो ये 1, 2 बदलाव आपके सामने दिए गए हैं। तो निजी संपत्ति के पक्षधर नहीं थे और भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, तो ये दोनों लिख देना। अगला अथवा में क्वेश्चन है रूसी क्रांति के कोई 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए, ना। रूसी क्रांति के जो प्रभाव हुए उनको आपको स्पष्ट करना है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। एंड अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि लोकतंत्र के 3 मूल्य बताइए जिस पर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ हो, है ना। तो देखो इनको आपको डिटेल में लिखना होगा, मैं आपको केवल 3 शब्द बता दे रहा हूँ जिनके आधार पर आपको आंसर लिखना होगा। स्वतंत्रता, भलाई और न्याय, इन तीनों को याद रखना है। इसके अंदर आप हेडिंग बना करके थोड़ा और लिख देना, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है, आपको समझाना है, तो इसको कंप्लीट कर लेना। एंड अगला क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। महानदी, नदी मतलब कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और नर्मदा नदी। तो नर्मदा तो अपने मध्य प्रदेश में मिल जाएगी, महानदी उड़ीसा की समथिंग, है ना, और कृष्णा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो ये जरूर से याद करना, है ना। और ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, मैं आपको बता ही देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको इसका, ये हमारी नर्मदा नदी यहाँ पे हो जाती है, ये महानदी देखो उड़ीसा वाले क्षेत्र में है, कृष्णा नदी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये महाराष्ट्र में है कुछ, है ना, फिर ये कर्नाटक के साथ, है ना, ये रहेगी आंध्र प्रदेश के पास, और ये रहेगी गंगा के पास, ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्र देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी, है ना। तो ये रहेगी, तो इस तरीके से आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित क्षेत्र को दर्शाइए। तो छोटा नागपुर का पठार ये हमारा झारखंड में मिल जाएगा, छोटा नागपुर का। गंगा यमुना का पठार तो ये हमारा यूपी में है ना, यूपी में। बुंदेलखंड का पठार ये हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में है मध्य प्रदेश में। विंध्याचल का पठार ये हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको भी कंप्लीट कर लेना एक बार, है ना। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पे संवैधानिक अध्यक्ष से आपका क्या अभिप्राय है, समझा करके लिखिए ना। संवैधानिक अध्यक्ष क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है ना। तो इसके बारे में आप इस तरीके से लिखिएगा। एंड अगला क्वेश्चन आपका इसका अथवा को पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस नियम के तहत है, समझा कर लिखिए। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है और ये किस नियम के तहत है, तो इसको आपको समझाना है। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा
देखिएगा, ये रहेगा कि संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो किसके अनुच्छेद 123 के तहत, तो इसका आंसर आपको याद रखना कि किस अनुच्छेद के तहत है, तो 123 है ना, 123 अनुच्छेद के तहत है ना। तो ये रहेगा आपके सामने आंसर। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को उदाहरण देकर के समझाइए। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया है ना, तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। एंड अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। देखो, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, देखो मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र की बात करी जाए तो इसमें होती है कृषि, है ना। अब यही ना पूछा गया है कि कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह हो गया ना, जो पशुपालन हो गया ना, पशुपालन हो गया है ना, मत्स्य पालन हो गया है ना, इस तरीके से आपको इसमें लिख देना है। एंड आपको अगर द्वितीय क्षेत्र की पूछी जाए ना, द्वितीय क्षेत्र की मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, लेकिन आपको समझ लेना है। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें उद्योग है ना, जैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग है ना, उद्योग से रिलेटेड जो है आर्थिक क्रिया होती हैं। एंड तृतीय क्षेत्र की बात करी जाए तो तृतीय क्षेत्र में यहाँ पे देखो सेवाएं होती हैं मेनली, है ना, सेवाओं की बात इसमें करी जाती है। जैसे आप शैक्षणिक सेवाएं भी कर सकते हो, है ना, शैक्षणिक सेवाएं भी इसमें हो सकती हैं, है ना, बैंकिंग सेवाएं भी हो सकती हैं, है ना। तो ये याद रखना, संचार की सेवाएं भी हो सकती हैं। जल्दी जल्दी में राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, लेकिन हाँ आप लोग समझ गए होंगे, एंड इसे कर लेना। एंड देखो, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, है ना, इसको भी आप कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना, है ना। तो इसका आंसर आपके सामने यही दिया गया है, गैर आर्थिक और आर्थिक क्रिया, है ना। जब कोई काम करने से उसके बदले में वेतन या मेहनताना मिलता है तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और जब काम करते हुए भी मतलब उद्देश्य रहता है काम करने का, तो उसे गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं, मतलब कोई उद्देश्य नहीं रहता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को समझ सकते हो, एंड आंसर लिख लेना इसका। तो इस तरीके से हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं 1 से लेकर के 23 तक। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।